Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Vanya Naren, your educator for English language. और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जब आपको वेलकम किया जाता है तो मेरे साथ साथ एक क्यूट सा प्यारा सा जो पैंडा है वो बिल्कुल बाहें फैला के आपको वेलकम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल अपन यहाँ पे आ गए हैं, अपनी तैयारी जो है वो फुल ऑन चालू हो गई है। और आज जो हम करने वाले हैं, आज हम बेसिकली एक चैप्टर करने वाले हैं। वन शॉट चल रहा है, ये तो आपको मालूम ही है कि वन शॉट मतलब क्या, एक चीज़ जो अपन पूरी फुल लेंथ पढ़ाई करने वाले हैं, चैप्टर और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछ ली जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखने वाले हैं। राइट, तो वन शॉट अपना चल रहा है, चैप्टर नंबर है 5 और किताब कौन सी है, बी हाइव। ऑब्वियसली आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है उसकी बात हो रही है। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, अब सबसे पहले अपना जो वन शॉट होता है उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। मॉडस ऑपरेंडी समझते हो ना, लगता होगा कि मैम हर बार यही बोलती हैं। हर बार यही इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ नए भी बच्चे ऐड होते होंगे ना, सब वही बच्चे थोड़ा है जो आप लोग देखते हो, कुछ नए बच्चे ऐड होते हैं जो हमें नहीं पता, जिनको लगता होगा कि पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, इस वजह से रिपीट करना पड़ता है। हमारी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि हम आपको छोटू मोटू सा समरी पढ़ा के या सिर्फ ऐसे ही आगे पीछे की थोड़ी सी थीम समझा के नहीं टरकाते कि हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए, जो कि सब लोग करते हैं वन शॉट में। हम क्या करते हैं, हम पूरा चैप्टर समझा देते हैं। मतलब मैं तो कम से कम यही करती हूँ कि पूरा चैप्टर समझा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी किसी भी प्रकार के आएंगे, आपको सब कुछ करने की आप स्थिति में रहना चाहिए, आपको होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए ये स्नेक भाई साहब बने हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी है, तो अपन पढ़ लेते हैं क्या। एक्सक्यूज मी, हैज अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? नो, है ना, शुक्र है नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है कि क्या भाई साहब कभी स्नेक ने एवर coiled itself, कोयल का मतलब क्या होता है, कोयल का मतलब होता है कोयल करना, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हुआ, ऐसे 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 करने को हम कहते हैं कोयल करना। वो अपनी होती है ना मॉस्किटो कोयल, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो कोयल इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अ फुल ब्लडेड कोबरा, नो। राइट, ये तो अपन कह रहे हैं नो। फुल ब्लडेड कोबरा मतलब बहुत बड़ा भारी सारा कोबरा, उसकी बात हो रही है, फुल ब्लडेड। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, द क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ। अब ये बात क्या हो रही है, ये बात हो रही है कि जो नैरेटर है, ऑथर है, वो ये बात बोल रहा है कि भाई ये सवाल हमसे पूछा गया, हम पे दागा गया, और जितने हम लोग थे सब साइलेंट हो गए, बिल्कुल एकदम सुई पटक सन्नाटा टाइप साइलेंट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक होम्योपैथ द्वारा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक कब आया, ये बात कहाँ से उठी, जब हम सांपों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से उनकी बात सुन रहे थे, जब डॉक्टर जो थे, होम्योपैथिक डॉक्टर जो थे, वो अपनी जो टेल है, जो कहानी है, वो हमें बता रहे थे। उस टाइम पे हम सब अपना एकदम ध्यान लगा के उनकी बात सुन रहे थे। नाउ इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। अब वो क्या बता रहे हैं अपनी स्टोरी में, इट वॉज अ हॉट summer night about 10 o'clock I had my meal at the restaurant and returned to my room। अब वो बता रहे हैं कि भाई रात का समय था, बहुत गर्मियों के दिन थे, रात का समय था, तकरीबन रात के 10 बज रहे होंगे। मैं खाना खा के रेस्टोरेंट से अपने कमरे में गया। I heard a noise from above as I opened the door। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ नॉइस, कोई आवाज़ सी आई मुझे ऊपर जब मैंने दरवाज़ा खोला। The sound was familiar one। साउंड जो था थोड़ा सा फेमिलियर था। ठीक है, one could say that the rats and I shared the room। अब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वो मेरे साथ साथ वहाँ पे कुछ चूहे भी थे जो कमरे में मेरे साथ रहते थे। ठीक है, तो चूहे जो थे एक तरह से मेरे रूम पार्टनर थे, ये बात उन्होंने बोली। ठीक है, आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो बॉक्सेस हैं, मैच बॉक्स है, वो निकाला, और वहाँ पे केरोसिन लैम्प है ना, लैम्प है, लालटेन टाइप का जो लैम्प होता है, उसको रखा हुआ था, और मैंने उस पर रख के उसको जलाया और टेबल पे रख दी। The house was not electrified. It was a small rented home. I had just set up a medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. अब क्या बात हो रही है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने लैम्प जला के रख दिया। वो जो घर जहाँ इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, एक छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट था। छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट भी क्या था, छोटा सा रेंटेड कमरा था जो मैं किराए पे वहाँ पे रहता था। और मेरे पास, क्योंकि मैंने नई अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मेरे पास कोई आमदनी का कोई ज़्यादा सोर्स नहीं था, पैसे नहीं
थे, बहुत कम पैसे हुआ करते थे, मतलब आप कह सकते हैं तकरीबन मेरे पास उस ज़माने में उस समय पे कुछ तकरीबन 60 रुपये थे जो मेरे सूटकेस में थे, और कुछ शर्ट्स एंड धोतीस थी, ठीक है, मतलब कुछ शर्ट्स और धोतीस थी, और मात्र कुछ 60 रुपये मेरे पास थे, और एक सॉलिटरी मतलब एक अदद, है ना, सॉलिटरी का मतलब है एक मात्र एक अदद ब्लैक कलर का कोट था जो मैं उस वक्त वहाँ पे पहना हुआ था, ठीक है। नाउ आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, white shirt and not so white vest, hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. अब आपको क्या पता चल रहा है कि भाई पक्का कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं था, पहले जैसे वो हैच्ड जो रूफ होते थे ना, जिसको आप कहते हैं कवेलू वाली छत हुआ करती थी खपरेल की, उस तरह का कमरा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना जो एक अदद ब्लैक कोट वो पहने हुए थे उन्होंने वो उतारा, और उन्होंने अपनी वाइट शर्ट जो कि उतनी वाइट नहीं बची थी, मतलब वाइट शर्ट तो वाइट थी लेकिन एक वाइट उनकी जो बनियान थी जो कि उतनी वाइट नहीं बची थी, नॉट सो वाइट वेस्ट, वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने उतार के टांग दी, ठीक है, खूंटी पे टांग दी। उन्होंने विंडोज़ खोली जो कि रूम में थी, एक जो थी आउटर रूम में वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, एक जो थी वो ओपन यार्ड को फेस कर रही थी, ठीक है। उसमें टाइल्ड रूफ थी, घर में जो छत थी उसकी, ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्क्रीटेड घर या छत नहीं थी, ठीक है। देयर वाज नो सीलिंग, देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब वहाँ पे जो बीम डली हुई थी वहाँ पे बेसिकली कोई रेगुलर सीलिंग तो थी नहीं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता था, वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि ओपनिंग्स थी जहाँ से रैट जो है बहुत आसानी से अंदर आ जाते थे और बाहर चले जाते थे, ठीक है, तो उनकी वो रैट के आने जाने का जगह थी एक तरह से आप कह सकते हैं। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप। अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपना जो बेड है वो बनाया, थोड़ा सा झाड़ा वाड़ा बिस्तर विस्तर ठीक किया उन्होंने, और उन्होंने क्लोज किया वॉल के, और वहाँ पे वो सो गए, ठीक है। मैं लेटे वो वहाँ पे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी उस समय पे। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर द लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन मैं बाहर गया, अब यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये बात लिखी है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उठा बाहर गया कि थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ वरांडा में, लेकिन वहाँ पे आप कह सकते हैं कि विंड गॉड जो थे वो कह सकते हैं दे हैव टेकन ऑफ, ठीक है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं उन्होंने टाइम टेकन ऑफ, मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई हवा वगैरह नहीं चल रही थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। अब वो फाइनली वहाँ पे कुछ नहीं था, बाहर गए हवा ववा लेने, कुछ हुआ नहीं, तो फाइनली फिर वो अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कुछ था नहीं, एज सच रूम में कुछ भी नहीं था। वो सैट डाउन करते हैं चेयर पे, और उसके बाद क्या करते हैं, ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट दी बुक। अब वहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि चलो मैं किताब ही पढ़ लेता हूँ, कुछ है नहीं बाकी तो काम अपने को करने को, तो अपन किताब ही पढ़ लेते हैं। तो किताब पढ़ने बैठते हैं, मटीरिया मेडिका, अब ये किताब वो पढ़ते हैं, ठीक है। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर, अ स्मॉल कोम ले बिसाइड द मिरर। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ओपन किया टेबल जिस पे उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे उन्होंने अपनी किताब जो है वो रख दी, वहीं पे टेबल पे उनका जो लैम्प था वो जल रहा था, और वहीं पे साइड में एक छोटा सा कंघा पड़ा हुआ था जो कि मिरर के जस्ट ऑपोजिट था, ठीक है। Now, one feels tempted to look into the mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जब आईना सामने हो ना, आसपास हो, तो आदमी एक आध नज़र अपने आप को झांकी लेता है उसमें, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, अब आईना पास में था तो मैंने ज़रा झांक के खुद को देख लिया, और उस ज़माने में वो कहते हैं कि भाई मुझे अपने आप को बड़ा हैंडसम प्रेजेंट करने का बड़ा शौक था, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं उस ज़माने में बड़ा खूबसूरती का जो था आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं हैंडसम हूँ भी और मुझे हैंडसम लगने का शौक भी था, ठीक है। तो आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मतलब मैं हर तरह से आई वॉज क्वाइट एलिजिबल, राइट। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, डॉक्टर था, हैंडसम था, तो एवरी थिंग वॉज फॉलोइंग इन द ब्लॉक, ठीक है। अब आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। अब मुझे लगता था कि भाई मैं जब हूँ कहीं जाऊँ आऊँ तो मतलब मैं डॉक्टर हूँ, अनमैरिड हूँ, हैंडसम हूँ, तो मैं कहीं जाऊँ तो मतलब मेरी जो लुक है, जो मेरा जो प्रेजेंस है, वो सबको महसूस होना चाहिए कि कोई बंदा जो है वो आया है, ठीक है। अब आई पिक्ड अप द comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो मैंने क्या किया, वो जो कंघा वहाँ पड़ा हुआ था उसको उठाया, बढ़िया से अपने बाल वाल जो है वो कोम किए, अपनी जो पार्टिंग वाटिंग थी, मांग वांग थी, वो सही किए, ताकि मैं एकदम एक लुक ट्रिम्ड और जिसको कहते हैं वेल डेक्ड वेल केप्ट टाइप का मेरा लुक आए, ठीक है। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, दोबारा मुझे वही खट 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 अजीब सा कुछ साउंड आया ऊपर से। खैर अब उस टाइम पे इट
I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. अब ये आवाज़ आई और उन्होंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया. अभी वो बहुत ही ज़्यादा डूबे हुए थे अपनी खुद की अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेस करने में आईने में. ठीक है, तो आईने में देख रहे हैं, अपने बाल बना रहे हैं और कहते हैं कि मैं अपने फेस को मैंने मिरर में देखा और मैंने कहा यार बाकी सब तो ठीक है, दाढ़ी जो है वो अपन रोज़ बनाएंगे अब से. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक फैसला लिया और मैंने कहा कि मुझे रोज़ अब दाढ़ी जो है वो बनानी चाहिए, मुझे डेली शेव करना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा सा और बड़ा प्रेजेंटेबल सा मेरा लुक आए. आखिर मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मुझे अच्छा दिखना ही चाहिए. तो ये उन्होंने सोचा. ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा थिन मुस्टैच, मतलब छोटी छोटी सी मुस्टैच भी ग्रो कर लूँगा तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल, ज़्यादा इलीट सा मेरा लुक आएगा. ये उन्होंने सोचा और उन्होंने फिर से बात बोली कि इवेंचुअली आफ्टर ऑल आई एम अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. मतलब दोनों ही चीज़ों पे उनको बड़ा फ़क्र, बड़ा नाज था. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड. इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. अब उन्होंने क्या कहा, वो अपने आप पे बिल्कुल मुग्ध है ना, अपनी अदा पे मैं हूँ फिदा टाइप का, कि उन्होंने अपने आप को आईने में देखा और वो मुस्कुराए. और बहुत ही उन्होंने कहा है कि बहुत ही बढ़िया मुस्कुराहट थी वो, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी वो. ठीक है, उन्होंने फिर से एक अर्थ शेकिंग, मतलब बहुत बड़ा, अर्थ शेकिंग मतलब डिसीजन, मतलब बहुत बड़ा, बिल्कुल जिससे आप कह सकते हैं ना ज़मीन आसमान हिल जाए वाला डिसीजन. इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया. यहाँ पे क्या है, इसमें कॉमेडी है और आयरनी है सिचुएशन में. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मैं हमेशा अपनी अट्रैक्टिव मुस्कान जो है अपने चेहरे पे बनाए रखूँगा. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्यों बोला गया है अर्थ शेकिंग डिसीजन, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, किसी को कोई सेंस ही नहीं है. मतलब अर्थ शेकिंग डिसीजन, तुम हंसो मुस्कुराओ, इससे किसी को क्या. लेकिन यहाँ पे एक ह्यूमर जो है वो ऐड किया गया है, इस वजह से इसको अर्थ शेकिंग डिसीजन या वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कहा गया है ना. उसको लिटरल मीनिंग नहीं है इसका. ये समझ में आ गया ना. ओके, अब बात हो रही है टू लुक मोर हैंडसम. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट. फिर से उन्होंने तीसरी बात ये बात बोली कि भाई साहब मैं बहुत हैंडसम हूँ. ठीक है, बैचलर हूँ, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं एक अच्छा बढ़िया डॉक्टर भी हूँ. ठीक है, अगेन केम द नॉइस फ्रॉम अबव. अब वो ये बेचारे वो अपने में ही खोए हुए हैं अपनी तारीफ में, और बैचलर हूँ और डॉक्टर हूँ और हैंडसम हूँ और मूछें रखनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए और स्माइल रखनी चाहिए, ये सब हो रहा है. और फिर वो खट 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 ऊपर से आने लग गई. ठीक है, तो अब क्या हुआ, I got up and paced up and down the room. Yet another lovely thought struck me. अब क्या हुआ, क्या मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैं ऊपर नीचे आगे पीछे रूम में घूम रहा था. ठीक है, अब अगेन एक लवली नया सा जो थॉट है वो मुझे स्ट्राइक करता है, और फिर आई वुड मैरी. अब उन्होंने कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए. ठीक है, एकदम से घूमते घूमते उनको ये ध्यान आता है कि भाई रात के 10-11 बज गए हैं. 10 बजे तो वो घर ही आए थे, 11-12 बजे वो रात में उनको घूमते घूमते टहलते टहलते ख्याल आता है कि क्यों ना शादी कर ली जाए. ठीक है, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. और यहाँ पे भी वो ऐसी वैसी किसी बंदी से शादी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे शादी जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल से ही करनी है, किसी लेडी डॉक्टर से मैं शादी करूँगा जिसके पास खूब सारा पैसा हो. ठीक है, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चलती हो. शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न. उसको थोड़ा सा फैट होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न है उसका. क्यों? If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. और उन्होंने कहा उसको फैट होना चाहिए इस वजह से क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूं, भूल चूक करूं, और अगर मैं भागना चाहूं तो वो जल्दी से भाग के मुझे पकड़ ना ले. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है टोन जो है वो बहुत ह्यूमरस है, बहुत हंसी मजाक है, मजाकिया है, और बहुत उसमें लाइट हार्टेड वे में ये बात लिखी गई है. Now, with such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if the rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around to take a look. अब क्या हुआ कि मैं यही सब बातें जो हैं मेरे दिमाग में चल रहे थे, यही सारे विचार जो हैं वो आ रहे थे. अब उसी टाइम पे चलते चलते बात होते होते क्या हुआ कि अब मैं इन्हीं सब ख्यालों में था और मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गया चेयर में. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी साउंड जो है वो ऊपर से जो खटखट के आवाज़ आ रही थी वो सब आना बंद हो गई. ठीक है, सडनली लेकिन एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कि ऐसा लगा मानो एक डल सी, बहुत तेज़ नहीं थी, डल सा थर्ड आया, जैसे कोई रबर ट्यूब जो है वो ज़मीन पे गिरता है तो जैसी आवाज़ आती है ना वैसी. अब जाहिर सी बात है कि कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने घबराने जैसी कोई बात थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आई वुड टर्न अराउंड. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. ये समझ में आया. अब नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मैं पलटा तो वहाँ पे मैंने देखा अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. अब वो जो
बड़ा सा स्नेक है वो ऊपर से चढ़ा ऐसे बैक ऑफ द चेयर से, और कहाँ पे उसकी शोल्डर के ऊपर वो जाके बैठ गया, लैंड कर गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वॉज साइमल्टेनियस। पर जैसे ही मैं पलटा वैसे ही वो स्नेक जो है मेरे शोल्डर पे लैंड किया। मतलब दोनों काम जो थे बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहे थे, ठीक है। आई डेंट जम्प, आई डेंट ट्रेम्बल, आई डेंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू सच थिंग। ना मैं, और जैसे ही ये हुआ, मतलब ऑब्वियसली आप सोचिए किसी के सर पे ऐसे पीछे से आके सांप बैठ जाए, इतना बड़ा सा फुल साइज कोबरा, तो उसकी तो वैसी जान निकल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि ना मैं डरा, ना मैं ट्रेम्बल किया, ना मैं चिल्लाया, ना मैं चीखा, ना मैं रोया, मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था, ठीक है। और वो कहता है द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। और फिर ये जो स्नेक भाई साहब हैं ये धीरे से शोल्डर से नीचे उतरे, और मेरा जो ये एल्बो के ऊपर का जो बॉडी पार्ट है, ये जो हाथ है मेरा, उस पर उन्होंने बढ़िया से आप कह सकते हैं मेरे जो कॉइल कर लिया, ठीक है। मतलब आर्म के आसपास गिर्द में ऐसे उन्होंने कॉइल कर लिया, ठीक है, अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches अवे फ्रॉम माई फेस। हुड वॉज स्प्रेड आउट मतलब पूरा फन जो है वो निकाल चुके थे वो, और हार्डली उनका जो फन था मेरे मुंह से वो हार्डली कुछ कितना था, कुछ 3-4 इंच की दूरी पे था मात्र। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the word, Oh God. मतलब क्या कि भाई साहब भगवान जो हैं वो याद आ गए। मतलब उनको देख के सबसे पहले जो ख्याल आया, वो जो रिंगल हो गए थे जो स्नेक भाई साहब, उनको देख के जो सबसे पहला ख्याल आया वो याद आया कि ईश्वर नाम की शक्ति दुनिया में है, और ईश्वर नाम की शक्ति दुनिया में, दुनिया के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है। और शायद मैंने कोई ऐसा काम किया जो उनको पसंद नहीं आया और इस वजह से ऐसा हुआ हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये अपने इमेजिनेशन में मैंने बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े ब्राइट शब्दों में लिखा, ओह गॉड। ओके, नाउ there was some pain in my left arm. It was as if the thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब आप सोचिए एक full blooded cobra आपके हाथ में, आपके बाजू पे लिपट जाए, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल उसमें क्या है, वो लिपट गया, ठीक है, डर अपनी जगह है, लेकिन उसमें फिजिकली क्या हो रहा है? फिजिकली ये हो रहा है कि आपको मालूम है कि जब कोबरा होता है उसका कितना वेट होता है और कितना वो मसल उस पर वो आपकी स्ट्रेन डालता है। अब यहाँ पे वो ही कह रहे हैं कि मुझे पेन जो है वो लेफ्ट आर्म में अपने चालू हो गया, एज इफ कोई थिक लेडन रॉड, बल्कि रॉड भी नहीं, जिसको आप कहते हैं एकदम कोई पिघलते हुए लोहे की या पिघलते हुए आग जैसी कोई चीज़ जो है वो मुझे महसूस हो रही थी, जो धीरे 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 बहुत आहिस्ता 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 लेकिन बहुत ताकत के साथ मेरे आर्म को क्रश कर रही थी, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना तोड़ना, बिल्कुल वो क्रश कर रही थी। एंड वो आर्म जो है मेरा, वो उसकी ऐसा लगा जैसे उसमें पूरी एनर्जी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चली गई है, लेकिन मैं कर क्या सकता था। नाउ at my slightest movement the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There was no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. अब क्या बात हो रही है कि अगर मैं थोड़ा सा भी, अगर मैं इतना भी रत्ती भर भी मैं थोड़ा सा हिलता डुलता, स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी करता, तो स्नेक क्या करता, पूरा अपना फन फैलाया हुआ था, हुड फैलाया हुआ था, मुझे बाइट कर लेता, ठीक है। और डेथ लर्क्ड मतलब लिटरली मौत का जो मंजर है मेरी आंखों के आगे नाच रहा है, कुछ 4 इंच दूर है मुझसे, है ना। डेथ लर्क्ड 4 inches अवे, मतलब आपको मालूम है कि जो स्नेक है उसका जो हुड है वो 4 इंच दूर खुला हुआ है, तो मतलब आप उसका मतलब क्या है, मौत जो है बिल्कुल 4 इंच की दूरी पे है आपसे। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब यहाँ पे अब क्या होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है ना पपन क्या बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा वो जो डॉक्टर साहब हैं उनको कितना ज़्यादा है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैचलर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। तो इस टाइम पे जो सबसे पहला दिमाग में आता है वो ये आता है कि इन केस अगर इसने काट लिया, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर मैं कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो मैं ले सकता हूँ। बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास दवाइयाँ तो होनी चाहिए।
और उस टाइम पे उसको रियलाइज़ होता है कि भाई साहब कोई एंटीडोट या कोई भी मेडिसिन जो है वो रूम में अवेलेबल नहीं है। और इस टाइम पे उनका जो पूरा फितूर रहता है कि वो बहुत हैंडसम है और डॉक्टर है और ये है और वो है, वो सब ऐसे टिट करके नीचे आ जाता है और वो रियलाइज़ करते हैं कि वो एक बहुत ही बेवकूफ़, एक बहुत ही फूलिश और बहुत ही निहायत ही स्टूपिड डॉक्टर है, क्योंकि उनके पास कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और ये चीज़ जो है उनको एक टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो अपना जो डेंजर है वो भूल जाते हैं, और एक फीबली मतलब अपने आप पे आदमी नहीं मॉक करता कि अपने आप को बड़ा तुर्रुखा समझ रहे थे, एक साला तुम्हारे पास मेडिसिन भी नहीं है, वही वाली स्थिति हो गई है इनकी। ठीक है, नाउ इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ, अब शायद कहीं ना कहीं ये था कि हो सकता है उसकी जो हम्बलनेस थी, है ना, जो कि वो अभी तक नहीं शो कर रहा था, पहली बार उसने ये शो किया कि वो उसने माना कि भाई वो एक फूलिश स्टूपिड आदमी है, ये शायद कहीं ना कहीं भगवान को अच्छी लग गई, है ना। और कहीं ना कहीं जो स्नेक हैं, जो नागराज हैं, उनका जो मन है वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और उन्होंने अपना जो सर है वो हुड उनका जो है वो उन्होंने घुमाया और वो इनसे टर्न करके दूसरी साइड कर लिया। दूसरी साइड पे क्या था, मिरर था जिस पर कोम उठा के कंघी वंगी कर रहे थे ना, वही वाला मिरर। तो वहाँ पे उसने अपना सर घुमाया और वहाँ पे स्नेक ने क्या देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा उन्होंने मिरर में। आई डू नॉट क्लेम दैट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक इनटू द मिरर, बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई वो पहला सांप है जो अपने आप को आईने में देख रहा था, ये बात तो मतलब मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बात तय है कि ये वाला जो सांप है ये अपने आप को मिरर में देख रहा था। ठीक है, now, was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on his forehead? अब वो कहते हैं कि क्या मिरर में देख के क्या सोच रहा होगा साहब, क्या वो ये सोच रहा है कि मैं मस्कारा लगाऊं तो मैं ज़्यादा सुंदर लगूंगा, कि मैं लाइनर लगाऊं तो मैं ज़्यादा सुंदर लगूंगा, क्या वो अपनी ब्यूटी जैसे मैं चेरिश कर रहा था दैट आई एम हैंडसम एंड आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ बैचलर, तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, थिन मुस्टाशेज उगानी चाहिए, वैसे ही कोई चिंतन मनन क्या सांप भी कर रहा है, या वो ये सोच रहा है कि उसके फोरहेड पे वो एक काम कर सकता है, वर्मिलिन स्पॉट जो है वो स्पॉट कर सकता है अपने फोरहेड पे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये राइटर जो है कह रहा है, लिख रहा है कि वो क्योंकि इतनी आर्डेंटली अपने आप को मिरर में ऑब्जर्व कर रहा है स्नेक, राइट। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved toward the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at the close quarters. अब वे सोचते हैं कि मैं ये सोचता हूँ, अबे मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो जो सांप था, वो जो नागराज थे, वो मेरे जो हाथ पे वो पूरा लिपटे हुए थे, अब वो क्या था, उनकी मतलब बेसिकली उनका जेंडर क्या था, वो पुरुष थे कि महिला थे, वो क्या थे, अब ये तो मैं कभी नहीं जान सकता। ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ कि जब उन्होंने जैसे ही वो मिरर पे अपना रिफ्लेक्शन देखा सांप ने, तो धीरे धीरे उसने अपने आप को अनरोल किया और धीरे धीरे क्या किया, वो हाथ को छोड़ दिया और वो धीरे धीरे वो नीचे स्लिदर किया अपने उसके डॉक्टर साहब के लैब पे, और वहाँ से वो क्रेप्ट करता हुआ चला गया मिरर के पास। शायद वो ज़्यादा क्लोज क्वार्टर्स में या ज़्यादा करीब से, ज़्यादा नज़दीक से अपने आप को देखना चाहता था, है ना। I was no more image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. I was no more image cut in granite मतलब जो स्टोनी, एक आप कह सकते हैं ना, एक बैलेंस हो गया था मेरा, कि ना मैं हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था, ना देख पा रहा था। सडनली मैं वापस जो है एक इंसान जिसमें मूवमेंट, जान आ गई थी, मैं वो बन गया था। तो यहाँ पे आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट का मतलब ये हुआ, ग्रेनाइट मतलब स्टोन, मतलब मैं पथरीला जो हो गया था ना, एकदम मुझे सांप लपट गया था, उसके बाद में अब वापस नॉर्मल हो गया। ठीक है, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपनी सांस जो है उस पर काबू रखा हुआ था। I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. अब क्या हुआ, धीरे से जैसे ही वो स्नेक जो है वो लीप इन किया और वो क्रेप्ट करा और वो नीचे की तरफ जाने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब मेरी जान में जान आई। मतलब जितनी मेरी एकदम सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटकी हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे मैं पत्थर का बन गया हूँ, ना मैं हिल रहा था, ना मैं मूवमेंट कर रहा था। वो सब कुछ छोड़ के मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली वापस, मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस इंसान बन गया हूँ पत्थर से, राइट। और अभी भी लेकिन मैंने अपनी सांस जो है वो, उसकी जो धड़कन है उस पर कंट्रोल रखा, मैंने अपनी नर्व्स को कंपोज रखा, क्योंकि मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता था।
और जैसे ही सांप वहाँ बढ़ा तो मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उठा कुर्सी से और मैं धीरे 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 वॉक करके गया दरवाजे तक और फिर मैं वहाँ पे वरांडे में गया और फिर जो मैं भागा हूँ फॉर ऑल द वर्थ, मतलब जितनी मुझ में क्षमता थी, जितनी मुझ में ताकत थी, पूरा जोर लगा के जो मैं दौड़ा हूँ वहाँ से, दौड़ लगाई है मैंने, बस वो तो आप पूछे ही मत। ठीक है। फ्यू Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" अब ये बात हो गई, उन्होंने अपना किस्सा सुना दिया। अब ये जब कहानी है, किस्सा सुन के सबने क्या कहा, सबकी जान में जान आई ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग सब बैठ के वो किस्सा सुन रहे थे, राइट। तो अब ये किस्सा सुनने के बाद सबकी जान में जान आई कि भाई साहब, डॉक्टर साहब जो है वो बच गए, अच्छा है। अब किसी ने मजाक में पूछ लिया कि क्या डॉक्टर साहब आपकी वाइफ वाकई फ़ैट है? वो याद है ना, उसको फ़ैट वाइफ चाहिए थी, वही वाली बात हुई। No, said the doctor. God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. मतलब वो कहता है कि इनफैक्ट भगवान ने कुछ अदरवाइज विल किया था, कुछ ऑपोजिट विल किया था। मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, वो मैं चाहता था फैट हो ताकि मैं भागूं तो वो मुझे पकड़ ना पाए, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है। वो स्प्रिंटर मतलब जो रेस दौड़ते हैं ना, स्प्रिंट रेस, मतलब वो इतनी पतली दुबली रीडी सी हैं कि वो आप कह सकते हैं कि वो स्प्रिंटर की भांति दौड़ सकती हैं। मतलब उनको इतना तेज़ दौड़ने का उनको उनके अंदर टैलेंट है, राइट। अब किसी और ने फिर क्या पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? अब किसी और ने पूछा ग्रुप में कि भाई जब आप दौड़े थे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? तो डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, इमीडिएटली आई स्मर्ड ऑयल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और कहते हैं मैं दौड़ा और फाइनली तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, और वहां जाके मैंने खूब सारा ऑयल लिया और मैंने पूरा अपने हाथ पैरों में मल लिया और उसके बाद मैंने बाथ ली। ठीक है। स्मियर्ड मतलब पूरा ज़्यादा, जिसको कहते हैं पूरा ज़्यादा डूब जाना किसी चीज़ में, उसको आप कहते हैं। ठीक है, पूरा लिपट जाना किसी चीज़ में। I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my thing. The room has been cleaned out. But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. अब क्या बात हो रही है? Next day, finally क्या हुआ? मैंने नए कपड़े पहने और जैसे तैसे मैं अपने दोस्त को और 2-3 गांव वालों को, आसपास के लोगों को पकड़ के वहाँ पे गया कि फाइनली भैया अब यहाँ पे नहीं रहना है, अब ये कमरा जो है अपन बदल लें। तो गया कि भाई फाइनली मैं अपना सामान जो है लेके कहीं मूव आउट कर जाऊँ। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं गया तो फाइनली ये देखा मैंने कि भाई कुछ मूव आउट करने लायक जैसा कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि चोर जो थे वो रात में आके, क्योंकि पूरा घर दरवाज़ा सब कुछ खुला हुआ था, तो चोर आ गए थे और उन्होंने पूरा हाथ जो है वो साफ़ कर लिया था पूरे घर के सामान में, और कोई भी चीज़ वहाँ पे हार्डली कुछ ऐसा बचा था जो कि आप कैरी करने लायक हो। ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं, पर एक और चीज़ थी कि चोर लोगों ने भी जाते जाते आखिरी में मेरे लिए आप एक बात कर सकते हैं कि कुछ उन्होंने छोड़ दिया था सामान, और उसको मतलब आप ये सोचिए कि वो चोर भी नहीं लेके गए तो कितनी बड़ी इंसल्ट है मेरे लिए। ठीक है। और what was that? I asked the doctor. I asked. मैंने अब ये पूछा डॉक्टर से कि चोर ने क्या, वो ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने छोड़ दी, और आपने कहा कि भाई वो तो मतलब बहुत ही घनघोर बेइज्जती हो गई थी कि मतलब चोर तक नहीं लेके गए, चोरों ने तक छोड़ दिया। तो मैंने पूछा कि भाई वो आखिर वो कौन सी चीज़ थी डॉक्टर साहब जो छोड़ गए चोर? तो वो कहते हैं माई वेस्ट, द डर्टी वन। वेस्ट मतलब जो उनकी बनियान थी जो कि नॉट सो वाइट थी, द डर्टी वन, वो छोड़ गए। और फिर द फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लेanliness, मतलब आप सोचिए भाई साहब कि वो चोर भी जो था उसमें भी कितना वो क्लेanliness फ्रीक था कि वो गंदी सी सड़ी सी बनियान जो खूंटी पे टंगी हुई थी वो छोड़ गया, उसको उसने हाथ भी नहीं लगाया। द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. द rascal मतलब कि वो कम से कम बदमाश ये कर सकता था कि वो कम से कम मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कराता कि मेरी बनियान छोड़ गया, वो उसको ले जाता, भले ही उसको पानी से साबुन से धो के बाद में वो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसको छुआ भी नहीं। ठीक है। Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है कि फिर किसी और ने पूछा कि क्या आपने दूसरे दिन भी वो सांप जो है वहाँ पे देखा? तो कहते हैं नहीं। डॉक्टर ने लाफ किया और ने कहा कि नहीं, मैंने उसके बाद उस सांप को ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो सांप जो है वो भी अपने ब्यूटी से, क्योंकि मिरर में अपने आप को देख रहा था ना, तो सांप भी अपनी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा इनामर्ड, बहुत ही ज़्यादा चार्म्ड था, और शायद वो चार्म था इसी
वजह से इनकी जान बच गई। ठीक है, अब ये अगर आप देखते हैं तो किसने लिखा है, वायकम मोहम्मद बशीर ने इसको लिखा है। ठीक है, और ये बेसिकली मलयालम में थी ओरिजिनल स्टोरी, इसको वी अब्दुल्ला ने इसको ट्रांसलेट किया है ना। मज़ेदार स्टोरी, मज़ेदार सी स्टोरी इसलिए थी क्योंकि बड़ी सिंपल सी स्टोरी थी, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स नैरेटिव नहीं था, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं था, बड़ी सिंपल सी सीधी सादी सी स्टोरी थी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली पुट की गई थी, है ना। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें ह्यूमर भी था, उसमें सस्पेंस भी था, उसमें एक तरह का थ्रिल भी था, सब कुछ था, और बड़े सिंपल सीधे सादे शब्दों में इन सबको पिरोया गया था। सो ये अगर आप बात करते हैं तो ये स्टोरी टेलिंग का या एक स्टोरी नैरेटिव का सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप एक सिंपल सी छोटी सी बात को कितना खूबसूरती से या कितना आप उसको ड्रामेटाइज करके पेश कर सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे हुई थी। अगर आप वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं तो वो जो ऑथर था उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा निकल के उभर के सामने आया है। तो बहुत एक इसमें सटायर भी था, ह्यूमर भी था, आयरनी भी थी, मतलब वो जैसे वो कहते हैं ना कि इस कहानी में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, सब कुछ है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ इस कहानी में निहित था। तो मुझे तो पढ़ के बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम आसपास के पढ़ लेते हैं। ऑथर के बारे में सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि बशीर साहब कौन है। वायकम मोहम्मद बशीर साहब जो है 19 जनवरी 1908 से लेके 5 जुलाई 1994 तक इनकी लाइफ स्पैन रहा है। ठीक है, रिनाउंड ऑथर थे, केरला से, जाहिर सी बात है मलयालम में लिख रहे हैं तो केरलाइट होंगे। ह्यूमैनिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन आदमी की लाइफ और कॉमन आदमी की स्टोरीज जो है वो लिखते थे, उनको वो उकेरते थे, राइट। उकेरते थे मीन्स समथिंग दैट यू वुड ब्रिंग आउट टू लाइफ, राइट, वो लिखा करते थे। और उसमें अगर आप बात करते हैं उनकी राइटिंग में एक अलग सी एक ह्यूमन टच था, उनकी राइटिंग में एक बहुत ही कॉमन मैन का टच था, और वो बहुत ज़्यादा लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी। मतलब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू या बिल्कुल ही कोई बहुत हीरोइक टेल्स नहीं थी, बहुत नॉर्मल सिंपल आदमी की सिंपल जीवनी, है ना। बिल्कुल अमोल पालेकर की जो पिक्चरें होती थी वैसी इनकी राइटिंग होती थी। ठीक है, बिल्कुल वैसी। अब अमोल पालेकर को आपकी जनरेशन पहचानती है नहीं पहचानती मुझे पता नहीं, लेकिन अगर नहीं पहचानती तो उनकी कुछ मूवीज़ ज़रूर देखना, जैसे रजनीगंधा, छोटी सी बात, और कौन सी, गोलमाल। अब आपको ऐसी टीचर मिलेगी कहीं जो आपको मूवी देखने को कह रही है, लेकिन देखिए कई बार लाइफ की जो पहचान है ना, जो लाइफ की चीज़ों को हम पकड़ते हैं वो इन्हीं चीज़ों से पकड़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें, हर पढ़ाई जो है वो किताबों में नहीं होती और क्लासरूम में नहीं होती। ऑलराइट, तो खैर ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमोल पालेकर की जो फिल्में होती थी वो बड़ी कॉमन मैन की स्टोरी हुआ करती थी, है ना। उसमें कोई बड़ा सा भारी भरकम हीरो विलन को मार रहा है वाला नहीं था। वैसे ही बशीर साहब की जो राइटिंग थी उसमें भी बहुत ही सिंपल कॉमन आदमी की कहानियाँ होती थी, उसमें भी कोई बहुत ऐसी हीरोइक डीड नहीं होती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि इसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, ये क्लाइमेक्स है, ये प्लॉट है, लेकिन फिर भी वो बहुत इंचेंटिंग होती थी और बहुत बांध के चलने वाला प्लॉट होता था। ठीक है, इसी वजह से अगर आप इनकी राइटिंग की वजह से इनको बहुत, अगर आप इंडिया में जो सिविलियन ऑनर आप जानते हैं, जैसे हमारे जो सिविलियन ऑनर्स होते हैं, हाईएस्ट कौन सा है, भारत रत्न है, बाकी आप जानते हैं और 3 के नाम आप जानते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, उसमें से इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1982 में। अब थीम क्या है, थीम आपको एक चीज समझ सकते हैं आप कि थीम जो है द स्नेक इन द मिरर इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ वैनिटी। वैनिटी मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि बेसिकली अपने आप की प्रशंसा या अपनी अदा पे मैं हूं फिदा वाली बात अगर मैं कहूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं है ना। मतलब वैनिटी आप इसको बोलेंगे कि भाई मैं हम ही यमी हम वाली बात है। ठीक है, मतलब, और इसमें एक और कहावत भी है दैट यू नो लिटिल वैनिटी डजंट हार्म एनीवन। ठीक है, थोड़ी बहुत वैनिटी, थोड़ा बहुत अपने ऊपर लाइक यू नो नार्सिस्टिक अप्रोच भी ठीक होता है लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता। मैन इज प्राउड ऑफ हिज फिजिकल ब्यूटी दैट एट टाइम इज ऑफन फूलिश एंड स्टूपिड इन हिज अटेम्प्ट इन एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ। अब यहाँ पे जो बात हो रही है आपको मालूम है, वो 3-4 बार वो बोलता है कि एक तो मैं बैचलर हूँ, दूसरा मैं डॉक्टर हूँ, और तीसरा मैं हैंडसम हूँ। तो उनके जो ये जितने भरम है ना, मतलब ऑब्वियसली वो हो सकता है हैंडसम हो, बैचलर तो वो था ही और डॉक्टर भी वो था ही, लेकिन ये जो वो द प्राइड दैट ही वाज टेकिंग इन द फैक्ट, फाइनली जब वो सांप भाई साहब आ जाते हैं नागराज और वो लपेटते हैं अपने आप को, तो सारे की सारी ये जो फैक्ट हैं धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि आपकी क्या बात हो रही है कि उसको आप ये जो चीज़ें थी ये एक्सटर्नल चीज़ें, राइट, ये कोई मायने नहीं रखती जब वहाँ पे सांप आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि फूलिश एंड स्टूपिड इज अटेम्प्ट एट एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ। द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस लेसन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव इन द रियल वर्ल्ड नॉट इन दैट विच इज़ फिक्टिशियस। मतलब आपको ये बताया जा रहा है, ऑथर आपको बेसिकली सिंपल भाषा में ये समझा रहा है कि भाई
ज़मीन पे रहो, धरातल पे रहो, अपनी ह्यूमिलिटी जो है उसको अपने साथ रखो। ज़्यादा जो आसमान में शूशा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, बैचलर भी हो सकते हैं, हैंडसम भी हो सकते हैं, बट जब ये मौत का मंजर सामने आता है तब सब धरा रह जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, that you should be human enough and you should have the humbleness and the humility is a big virtue। ये बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम थीम देखते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये थीम बेसिकली है वैनिटी वर्सेस ह्यूमिलिटी भी कर सकते हैं, ठीक है, या वैनिटी एंड ह्यूमिलिटी भी कर सकते हैं। क्योंकि वैनिटी तो कहीं ना कहीं वो सांप में भी थी ना, अपने आप को मिरर में देखने के लिए। आप देखिए उसको वो अच्छा खासा उसको शिकार मिला था, बढ़िया छोड़ छाड़ के वो चला गया अपने आप को, सांप को अपने आप को आईने में निहारने के लिए, अपनी फिजिकल ब्यूटी को। तो वैनिटी तो थोड़ी सारी सांप में भी थी, तो सांप की वैनिटी ने ऑथर की जान बचा ली, ठीक है। ऑथर की मतलब जो भी हमारा जो कैरेक्टर था, जो हमारा हीरो थे डॉक्टर साहब, उनकी जान बचा ली। अब यहाँ पे देखो ग्लोसरी जो है, ग्लोसरी मतलब वो जो टर्म्स है ना, जो टर्म यहाँ पे यूज़ किए गए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आपको क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो जैसे आपको मालूम है वन शॉट है तो हम सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये भी कर लेते हैं। कोयल का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रैप इट सेल्फ अराउंड, ऐसे 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 करना, इसको कोयल करना कहते हैं, ठीक है। मॉस्किटो कोयल से याद रखना है इसको। फेमिलियर ऑफ कोर्स यू नो नोन। इलेक्ट्रीफाइड जिसमें पावर सप्लाई ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है पावर सप्लाई होना, और इट वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड मतलब वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं थी, ठीक है। प्रैक्टिस टू डू सीलिंग द साइड ऑफ द रूफ वर्क। अब मीगर स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत ही कम जो होता है संख्या में या क्वांटिटी में, उसको हम कहते हैं मीगर। सॉलिटरी मतलब अलोन या अकेला, सिंगल। गेबल्स अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ, मतलब गेबल्स होते हैं जो, ये मैंने कहा ना पहले जो खपरेल वगैरह के घर होते थे उसमें जो नीचे का जो स्लोपिंग पार्ट होता है उसको अपर पार्ट जो होता है वॉल का बिलो द स्लोपिंग रूफ, मतलब अगर आप कहें ऐसा हो गया अगर स्लोपिंग रूफ है तो ये जो पार्ट होता है इसको हम गेबल कहते हैं, इसको हम गेबल कहेंगे, ठीक है। सीलिंग आपको मालूम है इनसाइड ऑफ द रूफ, जो छत है उसको हम सीलिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब वैसे हम क्या लेते हैं बात अलग है, इस पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं स्टोरी में तो ट्रैफिक का क्या मतलब है, ट्रैफिक द कमिंग एंड गोइंग अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ रैट्स मूवमेंट, मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आने जाना आवक जावक की जो बात हो रही है रैट्स की, उसको हम ट्रैफिक बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक मतलब यातायात है ना, लेकिन यहाँ पे हम किसके यातायात की बात कर रहे हैं, इंसानों की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चूहों के यातायात की बात कर रहे हैं, राइट। टेम्पटेड मतलब कि किसी चीज़ का टेम्पटेशन होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अर्ज होना। टेम्पटेशन हम नॉर्मली खाने से रिलेटेड होता है वर्ड, किसी भी चीज़ की अर्ज होना या भूख लगना या बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग खाना या डिश बहुत टेम्पटिंग है हम बोलते हैं, मतलब उसको देख के आपको खाने का मन करे उसको हम टेम्पटिंग बोलते हैं, लेकिन टेम्पटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की अर्ज होना, ठीक है। एडमायरर आपको मालूम है बेसिकली अ पर्सन हू लुक्स एट थिंग विद प्लेजर, वो तो आपको मालूम है कि किसी चीज़ को एडमायर करना, किसी चीज़ को पसंद करना। हैंडसम गुड लुकिंग ऑफ कोर्स। पार्टिंग, यहाँ पे जो पार्टिंग का मतलब है वो बेसिकली आपको मालूम है ये जो मांग हमारी निकलती है ना, यहाँ पे पार्टिंग का मतलब वो है, अदरवाइज पार्टिंग का मतलब डिविजन भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो है वो आपको मांग से है। नाउ पेस्ट, वॉकड अप एंड डाउन, वॉकड अप एंड डाउन, आई पेस्ट मतलब आगे पीछे होना, इसको हम कहते हैं पेसिंग अप एंड डाउन, ठीक है। रिज्यूम टू कंटिन्यू व्हाट वाज बीइंग डन आफ्टर अ पॉज। रिज्यूम मतलब कोई काम रिज्यूम करना, मतलब कोई काम आपने रोक दिया था, ठीक है, और आपने ब्रेक के बाद उस काम को दोबारा किया तो उसको हम क्या कहेंगे, वी हैव रिज्यूम्ड द वर्क। जो काम हम पहले कर रहे थे और हमने उसको ब्रेक लगा दिया था और ब्रेक के बाद हम दोबारा वो काम करने लगे तो उसको हमने क्या बोला भाई कि हम उस काम को रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड मतलब क्या होता है, एकदम से कोई तेज से आवाज़ या कोई फॉलिंग नॉइज या कोई चीज़ जैसे गिरी हो, कोई भट्ट से कोई चीज़ गिरी हो तो उसको हम थर्ड बोलते हैं, ठीक है, तेज से आवाज़। नाउ रिगल्ड, ट्विस्टेड एंड टर्न्ड क्विकली, मतलब बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न हो जाए बहुत ही जल्दी, उसको हम कहते हैं रिगल। लैंडेड का मतलब होता है ड्रॉप करना। स्लिदर्ड का मतलब होता है वॉप्ड, मूव्ड विद द ट्विस्टिंग मोशन, हुड बैक ऑफ द नेक एंड फेस। स्लिदर्ड, मूव्ड विद द ट्विस्टिंग मोशन, हुड बैक ऑफ द नेक एंड फेस। मेरली मतलब सिंपली। होल्डिंग माई ब्रेथ मतलब यहाँ पे क्या भाई कि मैं बिल्कुल सांस जो है मैं अपनी रोक के बैठा हुआ था, ना मैं ऊपर ले रहा था सांस ना मैं छोड़ रहा था सांस, मतलब टोटली अगर आप कहते हैं टर्न टू स्टोन मतलब टोटली स्टिल, यू वर नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। लेडन मेड ऑफ लिड, ठीक है। मोल्टन मेटल इन द लिक्विड स्टेट, आपको मालूम है ना, आप पढ़ते होंगे कि मोल्टन स्टेट में है,
लावा मोल्टन स्टेट में, एग्जैक्टली जो लिक्विड स्टेट में बहता हुआ स्टेट होता है उसको हम कहते हैं मोल्टन स्टेट। ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ मतलब आपकी पूरी, जैसे किसी ने आपकी पूरी एनर्जीज जो है पूरी खींच ली हो, राइट? तो उसको आप क्या बोलेंगे? फीलिंग वीक, लर्ग्ड, वेटेड इन हाइडिंग। फीबली का मतलब होता है वीकली, बहुत ज़्यादा वीकली, आपके पास ताकत ही नहीं है, एंड यू आर कंप्लीटली लाइक पावरलेस वाली जो स्टेट होती है उसको हम बोलेंगे फीबल। एडमायरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, किसी चीज़ की तारीफ करना, किसी चीज़ को पसंद करना। ऑलराइट, अब वर्मिलियन स्पॉट होता है ऑरेंज स्पॉट पुट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड बाय इंडियन वुमेन। जो टीका लगाते हैं ना हम, जो लाल रंग की जो बिंदी लगाते हैं हम सिंदूर वाली, जो बेसिकली हम सिंदूर से या कुमकुम से जो टीका लगाते हैं ना उसको बोला जाता है वर्मिलियन स्पॉट। हालांकि उसको वर्मिलियन स्पॉट थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है जो हमने उसको कर दिया, रोमन नाम में हमने उसको कर दिया, हालांकि उसको बोला नहीं जाता एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन खैर आप समझ गए बात, ठीक है? तो ये जो लाल रंग की सिंदूर से या कुमकुम से बिंदी लगती है उसको हम वर्मिलियन स्पॉट बोलते हैं। आप किसी को बोल सकते हैं, आप अपने घर में किसी को बोल सकते हैं ना, you're putting that vermilion spot, हालांकि वो आपको बहुत ही अजीब से सिनिस्टर टाइप का लुक देगा जब आप ये कहेंगे, लेकिन आप ये बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब बहुत कम दूरी से, पास से किसी चीज़ को देखना। विल्ड अदरवाइज मतलब भगवान के कुछ और प्लान्स थे, मतलब उसने कुछ और सोच रखा था, ठीक है? रीडी, टॉल, रीडी मतलब लंबी, और स्प्रिंटर मतलब जो स्प्रिंटर मतलब रनर है ना, स्प्रिंट जो दौड़ते हैं। स्मियर्ड मतलब पूरे में मैंने अपने आप को लपेट लिया, पूरे में मैंने अपने आप को, पूरा तेल जो है मैंने अपनी पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर लिया, ठीक है? रिमूव्ड, टेकन अवे, स्टोलन। रास्कल, रास्कल हम किसको बोलते हैं? रास्कल बेसिकली आप किसी को प्यार से नहीं बोलते, रास्कल बेसिकली अब्यूजिव गाली होती है जिसमें हम कहते हैं स्काउंड्रल रास्कल, लेकिन उसका मतलब क्या होता है मालूम है? उसका मतलब होता है बेसिकली जो बहुत ही बदमाश और ख़राब व्यक्ति होता है उसको हम रास्कल बोलते हैं, ठीक है? टेकन विथ, अट्रैक्टेड बाय। टेकन विथ का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको फ्रेज के तौर पे भी यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के द्वारा आकर्षित होना। अब हम आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे, ठीक है? अब भाई क्या इंपॉर्टेंट लेसन जो है हमें नैरेटर जो है वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन डिड द नैरेटर लर्न फ्रॉम द स्नेक? मतलब नैरेटर ने कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन स्नेक से लर्न किया? हम पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखो, नैरेटर हैज़ बिन शोन एज अ वेरी वेन पर्सन। वेरी वेन पर्सन मतलब, वेन मतलब भाई वो अपनी अदा पे बहुत फिदा है ना? तो जो आदमी अपने ऊपर एकदम मुग्ध रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेन, ठीक है? मतलब उसको अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता, तो वैसा प्राणी है वो। हु वॉज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ही डिड नॉट experience any embarrassment in expressing the desire to marry a rich fat lady। मतलब इनफैक्ट वो इतना है कि उसको कोई बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और उसको कहीं पे भी कोई हिच या एम्बैरसमेंट नहीं है व्हेन ही सेज कि उसको एक्सप्रेशन देने में कि भाई उसको एक मोटी सी और रिच महिला से और डॉक्टर से शादी करनी है, ठीक है? जो कि उसकी कन्वीनियंट है उसकी लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है? ही वुड नॉट हैव टू स्ट्रगल, ताकि उसको बहुत आराम की ज़िंदगी मिले और उसको कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। विद द अराइवल ऑफ द snake and the panic he experienced, he realized that nothing was really important when he faced death. It showed him triviality of his thoughts। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि वह जो वो मान के चल रहा था ना कि भाई मैं डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ, वो सब कुछ उसको समझ में आया कि जब उसके पास एंटीडोट नहीं है और ये लर्किंग, द डेथ वाज लर्किंग जस्ट फ्यू इंचेस अवे, तब उसको ही रियलाइज दैट देयर वाज नथिंग व्हिच वाज वर्थ इट। कोई भी चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती। अभी मैं हैंडसम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कोई चीज़ मायने रखती है। तो मेरे पास दवाई भी नहीं है अगर मुझे काट लिया तो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ना सब ठाट धरा रह जाएगा वाला हिसाब आ गया उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई कितनी हल्के, कितने फीबल, कितनी ट्रिवियल, कितनी छोटी चीज़ें वो सोच रहा था। ट्रिविलिटी ऑफ हिज थॉट एक्चुअली टुक ओवर, कि उसको रियलाइज़ होता है कि भाई जब बड़े अफेयर्स होते हैं, मतलब बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, द ट्रिविलिटी ऑफ द थॉट डजंट रियली मैटर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इन द बिगर स्फेयर ऑफ थिंग्स, इन द बिगर sphere of things, trivial matters don't count। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है उसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे showed him the triviality of his thoughts, तो ठीक है, या
पेटी मैटर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिविल के साथ के अलावा यहाँ पे क्योंकि हमने ट्रिविल एक जगह यूज़ कर लिया तो उसको आप यहाँ पे पेटी कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है कि बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में पेटी मैटर्स, जो छोटे छोटे मैटर्स हैं वो काउंट नहीं करते। तो ये जो आंसर हमने ऐसा लिखा हुआ है आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वेन पर्सन था, सेल्फ सेंटर्ड था, ही हैड नो एम्बैरसमेंट, उसको कुछ भी नहीं लगता था बोलने में, दैट ही वांटेड अ कन्वीनियंट लाइफ, ही वांटेड अ फैट वाइफ, रिच वाइफ हु शुड बी अ डॉक्टर सो दैट हिज लाइफ कुड बी कन्वीनियंट, राइट। ही वुड हैव टू स्ट्रगल, अराइवल ऑफ स्नेक, और जो पैनिक था दैट मेड हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इन द बिगर स्पेयर ऑफ थिंग्स, ये छोटी मोटी बातें, ये पेटी अफेयर्स जो है ये मैटर नहीं करते। तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, ये मैं मिटा रही हूँ अब। Why was the narrator unsure of God's reaction to his prayers? What did he do? अब वो unsure क्यों था? पहली बात, the narrator experienced the presence of God, Brahma, who is considered the creator in scriptures. He knew for sure that he was there. He was, however, not very sure as to how God would react to the prayers of a vain and selfish person like him. Eventually, he decided to write, "Oh God," outside his heart, with the hope of receiving his sublime grace. इसको realization कब होता है? इसको realization होता है जब basically भगवान की इसको याद कब आती है? इसको भगवान की याद तब आती है जब बिल्कुल मौत जो है इसके सर पे मंडराने लगती है, राइट। तब जाके ये रियलाइज करता है कि भाई साहब हो सकता है मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो भगवान को बहुत ही अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजर गया, और मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। और उसने क्या कहा, द नैरेटर एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्रह्मा हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर इन स्क्रिप्चर्स। ही न्यू फॉर श्योर दैट ही वाज देयर। वो जानता था कि भगवान है, भगवान कहीं ना कहीं है, मतलब यूनिवर्स और भगवान की जब बात हुई है तो इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रह्मा कंसिडर किया है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि वो जानता था कि वो शायद मैंने मेरे जैसे वेन या सेल्फिश आदमी की बात शायद भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ सही करना है। तो वो कहता है कि मैंने शांति से ये मन में अपने बात की कि भाई मैं अपने दिल पे बोल्ड अक्षरों से, बोल्ड लेटर से अब मैं ये लिख दूंगा, ओ गॉड, ताकि मुझे भगवान की जो दया दृष्टि है मुझे प्राप्त हो और मैं इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल जाऊं, ठीक है। तो इस आंसर को आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस यू कैन डू दैट। अगर आप नैरेटर एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आपको यहाँ पे ब्रह्मा नहीं लिखना तो भी इट इज़ फेयर इनफ, आप सिर्फ गॉड लिख सकते हैं, हु इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इन स्क्रिप्चर्स की जगह हम इसको ऑफ यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज फेयर इनफ, दैट इज गुड इनफ। सो दैट इज यू आर स्टिकिंग टू दी टेक्स्ट, यू आर नॉट गोइंग हेवायर्ड, ठीक है। तो व्हाट यू कैन राइट इज द नैरेटर एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड हु इज द क्रिएटर, हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ही न्यू फॉर श्योर दैट ही वॉज देयर, ही वॉज हाउ एवर नॉट वेरी श्योर एज टू हाउ गॉड, यहाँ पे अगर आप चाहें तो दिस इज एक्चुअली गॉड, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक गॉड की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको कैपिटल में लिखा है, अदरवाइज आप इसको स्मॉल में लिखेंगे। All right, God would react to the prayers of the vain and selfish person like him. Eventually, he decided to write, "Oh God," outside his heart, with the hope of receiving his sublime grace. Now, next one. Why was the narrator awake despite the lateness of the hour? Lateness of the hour, भाई इतना लेट हो गया था रात में तो भी वो क्यों जाग रहा था? It was about 10 o'clock. ठीक है। ऑन अ हॉट समर नाइट व्हेन द नैरेटर रीच्ड हिज रूम, वो 10 बजे रात को अपने कमरे में पहुंचा था, उसने अपना बेड बनाया एंड ही वांटेड टू ले डाउन बट ही कुडंट स्लीप ड्यू टू हीट। ही गॉट अप एंड वेंट आउट फॉर द वरांडा फॉर द लिटिल एयर बट देयर वाज नो विंड, सो ही वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, ठीक है। मतलब उसको बेसिकली गर्मी लग रही थी, वो बाहर जाता है हवा लेने के लिए, हमने पढ़ा था ना, बट उसने क्या लिखा है, व्हेन गॉड टुक ऑफ अर्ली दैट डे, मतलब उस दिन कोई भी हवा नहीं थी, तो वो फाइनली वापस आता है और चेयर पे बैठ जाता है, और उसका चेयर पे बैठना होता है, और आपको मालूम है कि पूरा आगे का जितनी ये सब ये काम है ये सब हो जाता है, ना घटनाक्रम जो है वो घट जाता है। नाउ What were the narrator's feeling as he looked into the mirror? अब narrator ने क्या फील किया जब उसने मिरर में खुद को देखा? अब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। At the time, the narrator who was unmarried was a great admirer of beauty. ठीक है, ये बात उसने खुद अपने आप बोली कि वो he was a great admirer of beauty और believed in making himself look handsome. ठीक है, he felt that he had to make his presence felt by improving his appearance. उसको लगता था कि एक तो मैं वैसे भी handsome हूँ, handsome तो मैं हूँ ही, और मुझे अच्छे से appear भी होना है, मुझे अपनी जो best है वो देना है, और मुझे अपना बेस्ट फुट, लाइक इफ़ यू हैव इट, इफ़ यू गॉट इट, यू गॉट टू फ्लॉन्ट इट वाला हिसाब जो था उसको लगता था, ठीक है। और उसको लगता था कि मुझे अपनी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी अपीयरेंस में, और मुझे बहुत अच्छे तरह से आई शुड कम अक्रॉस एज अ वेरी हैंडसम एंड वेरी काइंड ऑफ अ वेरी पॉलिश्ड मैन। ही began to comb his hair, adjusting his parting so that it looked straight and neat in order to appear more handsome. और वो क्या करता है,
कोम उठाता है और अपने पार्टिंग वार्टिंग सेट करता है ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम लेते हैं, एट द टाइम द नरेटर हु वाज अनमैरिड वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड ही बिलीव्ड इन मेकिंग हिमसेल्फ लुक हैंडसम। ही फेल्ट ही हैड टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट बाय इम्प्रूविंग हिज अपीयरेंस। He began to comb his hair, adjusting the parting so that it looked straight and neat in order to appear more handsome. Write a paragraph about your experience on the fateful evening. You are the narrator. अगर मैं narrator हूँ, अगर आपको बोला जाता है भाई आप narrator हैं और आपको ये पूरी जो घटनाक्रम है, जो पूरा कांड हुआ है, वो आपको explain करना है अपनी भाषा में, तो आप कैसे करेंगे? Now, देखो ये बड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो, हटा सकते हो, ये आपके ऊपर है। The lights didn't come on because the outhouse was not electrified. I lit the lamp and went on to my favorite spot. I क्यों बोल रहे हो यहाँ पे? क्योंकि आप नैरेटर हो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में आ जाएगा ये चीज़। अब इसमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई न्यू आई लुक्ड हैंडसम एंड एन्जॉयड बीइंग वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस मतलब दोनों चीज़ें हो गई, वेन और ग्लोरियस दोनों वर्ड आ गए यहाँ पे। वेन का मतलब तो आपको मालूम है कि जो बहुत ज़्यादा प्राउड हो अपने आप में, बहुत चढ़ा हुआ होता है ना, उसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा वेन आदमी है। तो बेसिकली अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ यहाँ पे आ गया, और वंस अचीवमेंट, और जिसको ग्लोरियस, वेन ग्लोरियस आप कहते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा वेन हो, ठीक है। ओवर्टली वेन जिस आदमी को आप कहते हैं उसको आपके लिए टर्म होता है वेन ग्लोरियस, ठीक है। इस वजह से हमने ये वर्ड यूज़ किया। थोड़ा भारी भरकम वर्ड यूज़ करने से क्या होता है कि जो राइटर है उसको, जो आपका एक्चुअली एग्जामिनर है जो पढ़ रहा है, उसको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है, यू हैव द आइडिया, यू हैव द एंटायर नोशन ऑफ द प्लॉट एंड यू आर थ्रू विद इट, राइट। तो ये चीज़ आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, As usual, my companions, the rats were making their presence felt by running around the beam. As usual हमने क्यों लिखा है? क्योंकि रोज़मर्रा की बात थी, ठीक है। After a while, I thought of retiring as sleep was awaiting me because it was extremely hot. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है भाई कि हमें नींद, तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, नींद मुझे इवेट कर रही थी। क्यों? Because it was extremely hot. And I got up and went in front of the mirror wanting to read my text. Well, that did not happen because I was distracted by my reflection. ठीक है। अब मैं वहाँ पे गया मिरर के सामने और मैं सोच रहा था कि मैं अपना टेक्स्ट पढ़ूँ, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिफ्लेक्शन दैट वॉज फॉलोइंग इन द मिरर, राइट। While admiring myself, I suddenly heard a thud. It was the sound of something falling. I turned around and noticed that it was a poisonous snake that eventually climbed on to my hand. I turned immobile. Immobile मतलब बिल्कुल still हो जाना, बिल्कुल स्थिर हो जाना, बिल्कुल कोई movement, कोई mobility नहीं करना, ठीक है। The dangerous reptile took me on the trip to the life beyond the valley of death and God willing I survived. मतलब ये चीज़ जो मैंने लिखी है, ये मैंने अपनी भाषा में लिखी है। आप इसको चाहें तो आप अपने आप में कुछ alterations कर सकते हैं। You can change things according to your own like whatever you feel, आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, right? So this is what you can write and you can take a screenshot of it, ठीक है। आप इसका screenshot ले सकते हैं। अब next पे आ जाते हैं हम। What was the author trying to convey through the protagonist of this story? Protagonist किसको कहते हैं? Hero, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट होता है मेन स्टोरी का, जो मेन हीरो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी राइट दिस, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम बात कर लेते हैं, ये मिटा दे रही हूँ मैं। Vaikom Muhammad Bashir was a very famous author of Malayalam literature who was famous for satirical form of writing. वो किसके लिए फेमस थे? अपनी satirical form of writing के लिए, ठीक है। इस स्टोरी में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पोक किया है फन एट द egoistic nature of the male member of the erstwhile society of Kerala, ठीक है। मतलब क्या कि भाई वो बैचलर है, हैंडसम है और डॉक्टर है, तो मतलब वो तो बिल्कुल भगवान के तुल्य है ना। ये जो चीज़ माइंडसेट है जो कि उसके डॉक्टर के अंदर भी है, ये बहुत ज़्यादा अंदर तक रची बसी है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सटायर जो है, इसके ऊपर जो आप कह सकते हैं तंज जो है वो मारा गया है, ठीक है। द नेचर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट वाज टिपिकल ऑफ द मलयाली मैन, typical of a Malayali man, Malayali, well-off Malayali man, ठीक है। His fondness for external beauty, vanity dependence on the female and her family for the survival and most importantly false prestige. ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे दर्शाई है। अगर यहाँ पे कोई मलयाली है जो इसे पढ़ रहा है, no offenses, but ये एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो ये अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो दिस इज़ व्हाट आपको इसका जो पूरा पता चलेगा। आई हैव बिन वेरी वेरी केयरफुल इन राइटिंग ऑल दिस, बट अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो यही आपको रेफरेंस जो है यहाँ पे निकल के उभर के सामने आएगा, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसमें यही चीज़ें सामने आती हैं। नाउ दे वुड लाइक टू रीच टू द मून विदाउट द स्लाइटेस्ट एफर्ट।
Ideally, just like the doctor here, he wanted a silver spoon, which did not have the caliber to buy for himself. Life was treated with scant respect. A jolt from the god is only that gives them the realization and awareness of the real world. The doctor needed the snake to teach him that life is not about the bed of roses and not about his trivial things. ठीक है? His closing statement, I have never seen it since. It was a snake which was taken from its own beauty. Suggests that the snake that was within him has vanished, never to be seen again. ठीक है? Now on this note finally we have come to an end. हमने बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा चैप्टर पढ़ा है. आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा. ह्यूमरस था, मज़ेदार था. बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. आंसर्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के आएँ तो हम उनको अटैम्प्ट कर लेते हैं. ठीक है? ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्टेप अप अकेडमी को कीजिए सब्सक्राइब. बाकी में जो हमारे कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं कि हम कितने सारे कोर्सेज भी just about to start. We are going to start something in journalism, management, law, judiciary. So we are just about to start everything. And on this note, I am signing off. But आपको मालूम है मेरे साथ साथ आपको थैंक यू कौन बोलने आता है? मेरे साथ थैंक यू बोलने आता है आपको हमारा क्यूट सा प्यारा सा स्टेप अप का अकेडमी का बहुत ही प्यारा सा पैंडा. तो वो भी आपको कह रहा है थैंक यू एंड हैव अ गुड लाइफ, गुड टाइम, स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी गुड. थैंक यू सो मच.